बीए थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस सेकंड पेपर इंटरनेशनल रिलेशन के स्टूडेंट्स यूनिट थर्ड में आज हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है रूस की विदेश नीति, फॉरेन पॉलिसी ऑफ रशिया। हमने पिछले लेक्चर्स में शीत युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात हुए महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों को देखा, जिसमें हमने ये देखा कि 1945 के बाद जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो महाशक्ति के रूप में दो प्रमुख देश उभर कर सामने आए। एक तरफ संयुक्त राज्य अमेरिका था और दूसरी तरफ सोवियत संघ था। जो सोवियत संघ है उसी को आज हम रूस कहते हैं और रूस की विदेश नीति को ही आज हमें देखना है कि सोवियत संघ से लेकर रूस तक का ये सफ़र कैसे तय हुआ। और हमारे जो सिलेबस में है वो है रूस की विदेश नीति, तो इस पर हम ज़्यादा प्रमुखता से पढ़ेंगे। जैसा कि हम जानते ही हैं, हमने पिछले चैप्टर्स में देखा है कि 1917 में सोवियत संघ में बोल्शेविक क्रांति हुई थी। लेनिन उसके प्रमुख नेता थे और लेनिन के नेतृत्व में हुई इस क्रांति के पश्चात सोवियत संघ में साम्यवादी विचारधारा का प्रादुर्भाव भी हुआ। 7 नवंबर 1917 को सोवियत संघ की स्थापना हुई थी और 1921 में लेनिन ने नई आर्थिक नीति की भी घोषणा की। 1922 में स्टालिन एक प्रमुख नेता थे कम्युनिस्ट पार्टी के, जिनको महामंत्री बनाया गया और 1956 में ख्रुश्चेव बने। 1964 में ब्रेजनेव सत्ता में आए। 1985 में गोर्बाचोव पार्टी के महामंत्री बने। गोर्बाचोव के समय में उन्होंने दो प्रमुख सुधार किए। एक था ग्लास्तनोस्त, जिसका हिंदी में अनुवाद है खुलापन, और दूसरा पेरेस्ट्रोइका यानी पुनर्निर्माण। अर्थात इन्होंने गोर्बाचोव ने सत्ता में आने के पश्चात दो सुधार किए। एक तो था राजनीतिक सुधार, जिसमें कि समाचार पत्र और विचार अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसको छूट दी, तो उसे खुलापन कहा गया। और जो आर्थिक क्षेत्र में उन्होंने साम्यवादी व्यवस्था अर्थव्यवस्था में सुधार किया, उसको पेरेस्ट्रोइका पुनर्निर्माण के रूप में जाना जाता है। गोर्बाचोव ने जो ये दो सुधार किए थे वो रूस की आर्थिक स्थिति और रूस की जो राजनीतिक स्थिति है उसको सुधारने के लिए किए थे। लेकिन इसका परिणाम ये हुआ कि 26 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का विघटन हो गया। जो इसके प्रमुख गणराज्य थे वो संघ से अलग होना शुरू हो गए। इसी समय की जो प्रमुख घटनाएं रहीं 1991 से हम इसको देख सकते हैं कि सोवियत संघ बिखरना शुरू हुआ और जो 70 वर्ष पुराना सोवियत संघ था उसका अंत होने लगा। विघटन की दिशा में 1991 में उपराष्ट्रपति थे गेनादी यानायेव, उन्होंने कार्यभार संभाला। 1991 में जो बाल्टिक गणराज्य था वो सोवियत संघ से स्वतंत्र हो गया। उसके बाद 1991 में यूक्रेन गणराज्य ने भी स्वतंत्रता की अपनी घोषणा कर दी। 1991 में अजरबैजान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान ने अपने आप को सोवियत संघ से अलग करके स्वतंत्र घोषित कर दिया। 1991 में लिथुआनिया, एस्टोनिया, लाटविया, इन्होंने भी अपने को अलग कर लिया था और इन्हें मान्यता भी दे दी गई। 13 दिसंबर 1991 को येल्त्सिन और गोर्बाचोव ने विधिवत रूप से सोवियत संघ को समाप्त करने पर सहमति अपनी व्यक्त की। और इसमें सबसे बड़ा जो गणराज्य था सोवियत संघ का वो था रूस, और इसके साथ ही सोवियत संघ का विघटन हुआ, सोवियत संघ का अंत हो गया और उसकी जगह रूसी गणराज्य अस्तित्व में आया। जो पुराना सोवियत संघ था उसका स्थान रशिया ने ले लिया या रूस ने ले लिया। तो 1989-90 से पूर्व तक विश्व की महाशक्ति के रूप में सोवियत संघ को हम उभरता हुआ देखते हैं, लेकिन
89-90 के बाद इन विभिन्न घटनाक्रम के आधार पर सोवियत संघ का विघटन हुआ। सोवियत संघ के रूप में उसकी समाप्ति हुई। विभिन्न गणराज्य जो थे उसके 11-12 गणराज्य वो अलग हो गए और केवल रूसी गणराज्य ही रह गया। इसलिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के अगर हम रूसी विदेश नीति को पढ़ रहे हैं तो हम इसमें सोवियत संघ की विदेश नीति को नहीं पढ़ते हुए हम इसको रूस की विदेश नीति के रूप में पढ़ते हैं, इस रूप में जानते हैं। पुराना सोवियत संघ जब समाप्त हो गया और रूस ने उसका स्थान लिया तो ये इसका सोवियत संघ का एक उत्तराधिकारी देश यही कहा जा सकता है, क्योंकि रूस के पास इस समय आर्थिक शक्ति है, उसके पास सैन्य शक्ति है, परमाणु शक्ति है और रूस एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण इकाई के रूप में प्रकट हुआ है। इसकी जनसंख्या भी 28 करोड़ 70 लाख थी, वहाँ रूस की अब 14 करोड़ 77 लाख है। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये अन्य गणराज्यों की अपेक्षा बड़ा है। औद्योगिक और कृषि उत्पादन की दृष्टि से 70% भाग रूस में है और 90% तेल, 50% गेहूँ, 50% कपड़ा, 50% खनिज रूसी गणराज्य में पैदा होता है। रूस स्वर्ण उद्योग में भी विश्व का दूसरा स्थान रखता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भी ये बड़ा है और अर्थव्यवस्था की दृष्टि से भी मजबूत है। सर्वाधिक संसाधन संपन्न गणराज्य यदि अन्य गणराज्यों की तुलना में देखें तो वो रूस है। और इसके साथ ही अगर सोवियत संघ के विघटन के बाद जो गणराज्य उभर कर महाशक्ति के रूप में सामने आया विश्व में, वो रूस ही कहा जा सकता है, क्योंकि इसके पास परमाणु बटन है और सैन्य जो क्षमता हासिल की थी सोवियत संघ के रूप में उस देश ने, वो सारी रूस के पास है। उसका अधिकार क्षेत्र इसके हाथ में है। इस रूप में रूस एक प्रमुख देश के रूप में सामने आया है। बोरिस येल्त्सिन इसके प्रमुख नेताओं में से एक हैं। गोर्बाचोव ने 2 सुधार किए थे और 11 मार्च 1985 को जब कम्युनिस्ट पार्टी के पॉलिट ब्यूरो के सदस्य मिखाइल गोर्बाचोव सत्ता में आए, महासचिव बने, तो उन्होंने अपने देश की सोवियत संघ की, जबकि रूस संघ सोवियत संघ के रूप में जाना जाता था, तो उसने 2 प्रमुख क्रांतिकारी सुधार किए थे ताकि अर्थव्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था को सुधारा जा सके। जैसे हमने देखा ही कि एक तो था पेरेस्ट्रोइका और दूसरा था ग्लासनोस्ट। पेरेस्ट्रोइका मतलब खुलापन और ग्लासनोस्ट मतलब खुलापन और पेरेस्ट्रोइका मतलब पुनर्निर्माण करना। खुलेपन की इस नीति को अपनाने के पीछे गोर्बाचोव का उद्देश्य था कि सोवियत संघ में अर्थव्यवस्था में सुधार लाया जा सके और कुछ हद तक विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोगों को दी जा सके। इसकी वजह से कई गणराज्यों में सांप्रदायिक झगड़े हुए, अर्थव्यवस्था में अचानक खुले बाजार की स्थिति होने से और अधिक क्राइसिस हुआ और रोज़मर्रा की जो चीज़ें थी उनका अभाव होने लगा। सोवियत संघ में खाद्य पदार्थों की कमी हुई और एक तरह से क्राइसिस की स्थिति सोवियत संघ में आ गई और महाशक्ति टूटने के कगार पर आ गया। और इसके साथ ही हमने देखा कि कई गणराज्य इससे अलग हो गए। इस 18 अगस्त 1991 को कम्युनिस्ट पार्टी, सेना और केजीबी और नौकरशाही के कट्टरपंथी गुटों ने मिलकर मिखाइल गोर्बाचोव को नज़रबंद कर दिया और ये एक दुनिया के लिए बहुत चौंकाने वाली घटना थी। और अमेरिका, जापान, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस आदि देशों ने इसकी निंदा की थी और आर्थिक सहायता भी रोक दी गई थी सोवियत संघ को। और इसके बाद सोवियत संघ के सबसे बड़े गणराज्य रूस जो थे, उसके राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन ने तख्ता पलट के खिलाफ संघर्ष छेड़ा। तो गोर्बाचोव की वापसी के लिए जनता ने काफ़ी आवाज़ उठाई और सोवियत संसद के नेताओं ने उनकी वापसी की मांग की और 21 अगस्त को गोर्बाचोव ने पुनः अपने हाथ में नियंत्रण ले लिया।
मिखाइल गोर्बाचोव के 21 अगस्त को पुनः देश का नियंत्रण लेने को लेकर दुनिया भर में इसकी प्रशंसा हुई और कई विश्व के प्रमुख राजनेताओं ने, जैसे अमेरिका के उस समय राष्ट्रपति थे जॉर्ज बुश, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जॉन मेयर, फ्रांस के राष्ट्रपति मित्रा और जर्मनी के राष्ट्रपति हेलमट कोल इत्यादि ने गोर्बाचोव की वापसी को लेकर खुशी जाहिर की और इसका पूरा श्रेय दिया गया बोरिस येल्त्सिन को। बोरिस येल्त्सिन को जो श्रेय मिला उससे विश्व परिदृश्य में वो छा गए। उन्हें लोकतंत्र और व्यक्ति स्वतंत्रता और उदारवाद का पर्याय माने जाने लगा। इसका परिणाम ये हुआ कि बोरिस येल्त्सिन ने जब 10 जुलाई 1991 को चुनाव हुए रूस में, तो काफ़ी अच्छे वोटों से विजय हासिल की और ये चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से किए गए प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली पर आधारित थे। और इसके बाद बोरिस येल्त्सिन का व्यक्तित्व एक सशक्त राष्ट्रपति के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामने आया। सोवियत संघ के सबसे बड़े गणराज्य के राष्ट्रपति येल्त्सिन का प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ा और इसके अपेक्षा गोर्बाचोव का जो प्रभाव था वो इस समय तक कम हो गया था। इसके बाद रूस में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सत्ता में आए और रूस में 26 मार्च 2000 को राष्ट्रपति के लिए ये खड़े हुए थे। चुनाव में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में ये पहले काम कर रहे थे और चुनाव में ये विजयी रहे। 5 मई 2000 को उन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ली और एक नई सरकार का गठन रूस में किया। पुतिन सोवियत संघ के बिखराव को लेके काफ़ी परेशान थे और नाखुश थे। प्रधानमंत्री बनते ही उन्होंने जो एक सोवियत गणराज्य था चेचन्या, वहाँ पर काफ़ी उपद्रव हो रहे थे विद्रोहियों के द्वारा, तो उन्होंने वहाँ कठोर कदम उठाए और विद्रोहियों को समाप्त करने के लिए सैन्य अभियान छेड़ा। उन्होंने कुछ अपनी घोषणाएं की थी कि रूस को एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाएंगे, विदेशी निवेश वो नहीं करेंगे बल्कि उसकी जगह एक शक्तिशाली रूस बनाएंगे और स्वावलंबी रूस की आर्थिक नीति को उन्होंने अपनाया ताकि आर्थिक दृष्टि से रूस को सशक्त बनाया जा सके। 7 मई 2008 को दमित्री मेदवेदेव राष्ट्रपति बने और जो ये राष्ट्रपति बने ये एक युवा नेता थे। औपचारिक सत्ता तो इनके हाथ में रही लेकिन वास्तविक शक्तियाँ पुतिन के ही हाथ में हैं। और सोवियत संघ के विघटन के बाद पश्चिमी देशों के समक्ष झुकने वाले रूस ने अब अमेरिका के बराबर टक्कर देना शुरू कर दिया। रूस की विदेश नीति को समझने के लिए जब हम इसके विघटन के बाद से पढ़ते हैं तो 2 आधारों पर इसको स्पष्ट किया जा सकता है। 2 आधारों पर इसकी विदेश नीति को समझा जा सकता है। पहला तो ये कि जो रूस की विदेश नीति हम पढ़ रहे हैं वो जो पुराना सोवियत संघ है उसका ही ये उत्तराधिकारी राज्य है, देश है, उसी रूप में हम इसको स्पष्ट कर सकते हैं। परिस्थितियां और विदेश नीतियों में परिवर्तन आ गया है लेकिन ये पुराने सोवियत संघ का ही उत्तराधिकारी राज्य है। दूसरा ये कि रूस पुराने सोवियत संघ की जो कम्युनिस्ट विचारधारा थी उससे अब फर्क स्थिति में है, भिन्न स्थिति में है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यदि हम देखें तो रूस पुराने सोवियत संघ के अपेक्षा बदल चुका है। वहाँ न तो कम्युनिस्ट पार्टी की सत्ता है और न मध्य एशिया गणराज्य उसके क्षेत्र का हिस्सा है। रूस अब यूरोपियन भू क्षेत्र का देश है और विदेश नीति के क्षेत्र में उसकी सोच और रुझान एक यूरोपियन महादेश की तरह से है। तो यह आमूलचूल परिवर्तन इसकी विदेश नीति में आया है। तो इस रूप में भी हमें रूस की विदेश नीति को समझना आवश्यक हो जाता है। पुराने सोवियत संघ के 75 वर्ष के अस्तित्व में अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य और रूस के अस्तित्व में आने के बाद
अंतर्राष्ट्रीय जो परिदृश्य है उसमें काफ़ी अंतर आया है और दोनों में काफ़ी फर्क है। पश्चिमी देश सोवियत संघ की साम्यवादी व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने में लगे हुए थे और हमने देखा ही है शीत युद्ध पड़ते वक्त कि अमेरिका के साथ सोवियत संघ के बीच जो वाक युद्ध की स्थिति थी वो कई सालों तक चली और विचारधारागत मतभेद और सैन्य प्रतिस्पर्धा का ये युग काफ़ी लंबा था, लेकिन वो अब समाप्त हो चुका है। 91 के बाद जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो उसके साथ सोवियत संघ भी समाप्त हो गया, उसका स्थान रूस ने ले लिया और जो विचारधारागत मतभेद और प्रतिस्पर्धा का युग था वो भी समाप्त हो गया है। पश्चिमी देश पहले सोवियत संघ की साम्यवादी व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने में लगे हुए थे। अब वहाँ वे रूस में लोकतंत्र और मुक्त बाजार व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए अब आर्थिक सहायता की नीति अपना रहे हैं। पुराने सोवियत संघ ने 1945 के बाद का समय शीत युद्ध के माहौल में व्यतीत किया। आज रूस के अस्तित्व से पूर्व ही शीत युद्ध का अंत हो चुका है। तो ये परिवर्तित अंतर्राष्ट्रीय जो परिदृश्य है, घटनाक्रम है, उसकी वजह से जो रूस की विदेश नीति है वो भी परिवर्तित हो चुकी है। अब पिछले अगर हम 18-19 वर्षों में देखें तो रूस की विदेश नीति की कई प्रमुख विशेषताएं सामने आई हैं। एक तो जो रूस पहले यूएनओ के साथ सहयोगात्मक रुख नहीं अपनाता था, बार बार वीटो का प्रयोग कर रहा था, अब परिवर्तन आ चुका है और रूस यूएनओ के साथ सहयोगात्मक नीति को अपनाता है। अमेरिका के साथ जो सोवियत संघ एक प्रतिद्वंदी था, शीत युद्ध की स्थिति में था, अब वो समाप्त हो चुकी है और अमेरिका के साथ अब रूस की नीति सहयोगात्मक हो चुकी है। यूरोप के साथ जो विचारधारागत मतभेद रहे और जिसकी वजह से शीत युद्ध के लिए गुटबाजी थी वो भी अब समाप्त हो गया है और रूस यूरोपियन देशों के साथ, खासकर जर्मनी के साथ इसकी नीति आर्थिक संबंधों पर आधारित हो चुकी है। इसी तरह नाटो जो कि अमेरिका का सैन्य संगठन है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उसके साथ भी अगर हम देखें तो रूस शांति के लिए साझापन की नीति को अपना रहा है। चीन और जापान के साथ विवादों को सुलझाने की नीति अपनाने पर जोर दे रहा है और रूस का भारत के साथ घनिष्ठ संबंध भी देखा जा सकता है। जो सोवियत संघ के साथ भी घनिष्ठ संबंध पहले भी था और आज भी वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में भी भारत रूस संबंध वही मैत्रीपूर्ण संबंधों पर और घनिष्ठ संबंधों पर आधारित है। तो इस प्रकार हमने देखा कि किस तरह सोवियत संघ में परिवर्तन आते आते वो रूस तक पहुंचा है और आज हम जो विदेश नीति पढ़ रहे हैं वो संघ के रूप में नहीं बल्कि रूसी विदेश नीति के रूप में देख रहे हैं।